देखिए, शरद मल्होत्रा और अर्जुन बिजलानी जितनी धूमधाम से गणेश जी को अपने घर बुलाते हैं ना, उतनी ही धूमधाम से उनकी विदाई भी करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, साथ साथ लेकर आए ये गणेश जी और अब साथ ही हो रही है इनके बप्पा की विदाई भी। जितनी धूमधाम से बाप्पा का स्वागत किया जाता है, उतने ही धूमधाम से गणपति बाप्पा को विदा भी किया जाता है। और कुछ इसी तरह शरद मल्होत्रा और अर्जुन बिजलानी ने बाप्पा को विदा करने की तैयारियां की है। जाने के बाद बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सब लोग मिस करते हैं। और जब वो घर का एक सदस्य की तरह वो आपके सबके बीच बैठे रहते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी तरह से सेवा करें, तो एक वैक्यूम तो जाहिर सी बातें रह जाता है किसी के भी जाने पर। और वो तो बाप्पा हैं, तो उनकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। तो हाँ, मतलब ऊपर जाएंगे तो समझ में आएगा। गणपति बप्पा जब घर आते हैं तो घर एकदम पवित्र हो जाता है। लगता है जैसे घर में कोई छोटा बच्चा आया है जिसे लाड दुलार से घर में रखना है। बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ऐसे लग रहा था घर में पता नहीं एक छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, जिसे देख कर, क्योंकि हमें पता है घर पे कोई ऐसा है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों को बप्पा की इतनी शिद्दत से सेवा करते हुए देख हम ये जरूर कह सकते हैं कि बप्पा आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, गणेश जी बिना मूषक राज के तो कहीं जाते नहीं, और आप जानते हैं ना कि तितली के घर में भी गणेश जी आए हुए हैं और अब तो मूषक राज भी आ गए हैं। और इन मूषक के चलते हुए, यानी कि चूहे के चलते हुए, थैंकफुली ये तितली और गर्व के बीच में टेंशन जो है ना, वो रोमांस का रूप ले रही है। गणपति बाप्पा आए हैं तितली के ससुराल में, तो भाई जब गणपति बाप्पा आएंगे तो उनके साथ उनकी सवारी भी तो आएगी, यानी कि मूषक मामा। जहाँ जहाँ बप्पा जाते हैं मूषक मामा उनके साथ ही तो जाते हैं। तो आज तितली के ससुराल में मूषक मामा ना लड्डू खाने आए हैं। अब गणेश जी अगर मोदक खाएंगे तो मूषक को भी तो कुछ न कुछ चाहिए। अब मूषक सवारी है तो उसे मारा नहीं जा सकता है, कि तितली की ऐसी सोच है। तो तितली अपने अंदाज से मूषक को ढूंढ रही है, तो वहीं एक गर्व भी आ गया है। तो वो कहता है कि मैं अपने तरीके से ढूंढूंगा। मूषक जी घूम रहे हैं पूरे घर में और मैनामा उनको क्या है, मैनामा उनको मारने वाली होती है, तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं मैं उनको ढूंढ लूँगी, आपने मत मारिए, क्योंकि वो तो बप्पा की सवारी होते हैं। और तो मैं अभी एक मिशन पे निकली हूँ जहाँ पे मुझे उन्हें ढूंढना है
और गर्व बोलते हैं ओके मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो हम ढूंढते ढूंढते कमरे में आ गए और वो कबर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं और मैं इतनी कोशिश करती हूँ वो मेरे हाथ ही नहीं आते, फिर गर्व मुझे ऐसे पकड़ लेते हैं। अब मूषक मामा को ढूंढते ढूंढते ये बीच बीच में रोमांटिक भी हो जा रहे थे। गर्व कोशिश कर रहा है नॉर्मल बात करने की, कैजुअली ऐसा हाय हेलो रोमांस करने की, बट मान नहीं रही है, बहुत भाव खा रही है। एक्चुअली वो ह्यूमन नेचर होता है ना कि जब तक इंसान को प्यार करो तो कद्र नहीं होती, फिर इग्नोर करना शुरू करो तो उन्हें चुभता है कि अरे यार ऐसा क्या हो गया। ही कहीं मूषक मामा तितली और गर्व को मिलवाना तो नहीं चाहते हैं। अब जिस तरीके का सीन हम देख रहे हैं ना, इस सीन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वेल यस, आप लोग के लिए बहुत सारे क्यूट सीन्स भरे पड़े हैं और बहुत सारे रोमांटिक सीन्स भी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं सब, और एक फ्रेशनेस के साथ है। गर्व 2.0 तितली 2.0 दोनों आ रखे हैं अभी, अलग अलग मूड में, अलग अलग माइंडसेट से हैं इस वक्त दोनों। लेट्स सी अब क्या होता है। वहाँ किचन में जब मूषक मामा की एंट्री हुई थी तो उन्हें मारने की कोशिश की गई। फिर तितली ने जब चाची को कहा कि चाची रुकिए मैं ना सब ठीक कर दूंगी। अब तितली किसे मानती है, फिर कोयल को या फिर छोटी सास को? इसमें भी थोड़ी सी तनातनी है। बुरा तो लगता है बट गर्व भी कोशिश कर रहा है कि नॉर्मली सारी चीज़ों को टैकल करे और ट्रिगर ना हो कैसे भी करके। ये भी बता रहा है कि चलो अब मैं भी कोशिश करूँगा 2.0 गर्व बनूंगा मैं, और वही कोशिशें कर रहा है ये भी, और ये भी कोशिशें कर रही है। क्यूट सीन चल रहा है। फिलहाल गणपति बप्पा के आने से घर में रौनक है और गर्व और तितली भी तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कमाल है ये टेलीविजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। क्यों कर रहे हो? बार बार कितना डांटोगे तुम मुझे? मैं नहीं करना चाहती। मुझे सबकी नजरों में बुरा बना रहे हो ऋषि। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? इसके लिए मुझे सही कर रहे हो सबके सामने, इसके लिए। जो होना चाहिए था वो अब फाइनली हो गया है। दूल्हा बनकर ऋषि मंडप में बैठा था तो उसके पास मलिष्का भी दुल्हन बनकर बैठी थी, लेकिन जो दिल को मंजूर ना हो भला वो कैसे हो सकता है। मंडप में ऋषि ने कह दिया कि मुझे मलिष्का से नहीं बल्कि लक्ष्मी से प्यार है और शादी भी उसी से करूँगा। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, वो कभी भी किसी को दुखी नहीं कर सकती है। वो अपने से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचती है। शायद यही वजह है कि मंडप में वो ऋषि की हर बात को इनकार कर रही है। मैं नहीं करना चाहती। बोला ना, अभी समझ में नहीं आया एक बार में। मैं नहीं करना चाहती शादी। मना किया ना, कितनी दूर था मुझसे। नहीं करनी मुझे शादी। वही मलिष्का इतनी गुस्से में है कि वो लक्ष्मी पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही है। अब ऋषि के साथ शादी करने का उसका सपना टूट जो गया तो भाई ये तो होना ही था। एबीपी वैसे कुछ बातें ना मुझे बस बप्पा से करनी है, उनके कान में, यानी इफ यू डोंट माइंड ऐसी बातें आपको भी करनी चाहिए बप्पा के साथ उनके कान में। वो सुन लेते हैं, बल्कि वो जो लो पिच में आप बातें करते हैं ना वही सुनते हैं। उसके अपार्ट अगर कोई बातें सुनानी है ना तो इनको सुनाइए चुगलखोर आंटी की चुगलियां, बिकॉज ही एब्सोल्युटली लव्स देम। लो भाई मैं आ गई और आज की पहली चुगली सुन के आप सभी चौंक जाओगे। सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की
जहां अभिमन्यु को लग गई है गोली। मुझे मार दीजिए। तुझे मार के क्या होगा? मुझे अभिमन्यु बिरला के बेटे को मारना है। बहुत प्यार करता है ना उससे। डॉक्टर अभिमन्यु सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ। अक्षरा से उसके दिल की बात सुनते ही अभिमन्यु फना हो जाएगा, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये जो अचानक में अभिमन्यु का दुश्मन आया है ना, उसे अभिमन्यु के सबसे चहीते इंसान को मारना है। लेकिन सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि अभिमन्यु को ही गोली लग जाती है। वैसे आपको एक अंदर की बात बता दूं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर रेनोवेशन का काम जोरों शोरों से तैयार है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शो लीप लेने वाला है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि खबरें हैं कि हर्षद चोपड़ा शो छोड़ने वाला है, तो लगता है ये गोली लगना कहानी को लीप की ओर बढ़ाने का जरिया है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहां अनुज ने ले लिया है एक बड़ा फैसला। अनुज ने अनुपमा को कह दिया है कि अगर मालती देवी कपाड़िया हाउस में रहेगी तो अनुज उस घर में नहीं रहेगा। तुम्हें अपनी गुरु माँ को अगर इस घर में रखना है रख सकती हो, बस ये मत भूलना कि ये यहाँ रहेंगी ना अनु, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। फिर क्या होगा? वही होगा जो अनुपमा आज तक करती आ रही है। अनुपमा मालती देवी को शाह हाउस लेकर जाएगी और मालती देवी शाह हाउस में रहेगी। अगली चुगली में नजर डालिए सोनी सब टीवी की सीरियल पश्मीना के नए प्रोमो पर, जहां हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान के किरदार की कहानी को दिखाया गया है। मेरे अतीत की किताब का एक भी पन्ना राघव के सामने कभी खुलने नहीं दूंगा। पश्मीना! क्या उलझे अतीत को सुलझा के मम्मा जोड़ पाएंगे दो दिलों के धागे। वैसे हितेन और गौरी को एक शो में ऐसे साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब इस प्रोमो की कहानी के बारे में बात करते हैं, जहाँ हितेन और गौरी के किरदार का अतीत राघव और पश्मीना की कहानी में ट्विस्ट लाएगा, और शो के शुरुआती एपिसोड कश्मीर की खूबसूरत वादियों में शूट किए गए हैं, तो देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहां इमली ने अगस्त्य के जीजा जी को ज्ञान के कुछ बोल सुनाए हैं, जहां वो उसे औरतों का सम्मान करना चाहिए ये बता रही है। तूने खुद को समझ कर रखा है? आप हम सबका क्या समझते हो बाबू? यहाँ खड़ी हर लड़की ना जीती जागती इंसान है, औरत मर्द के हाथ का खिलौना नहीं होती। अब इमली की बेटी है तो इमली की तरह ही होगी ना, जो औरतों के स्वाभिमान के लिए लड़ने में विश्वास रखती है। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी पर आने वाले नए शो चांद जलने लगा की, जिसका पहला प्रोमो आया है। कनिका मान और विशाल आदित्य सिंह के शो का पहला प्रोमो तो बहुत ही दमदार लग रहा है, और ये जोड़ी भी मुझे थोड़ी हटके लगी। लेकिन देखते हैं कि कहानी कितनी अलग होगी जब ये शो ऑन एयर आएगा। फिलहाल तो प्रोमो देखकर मुझे शो देखने की बड़ी उत्सुकता जागी है। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अंगद जो है एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचते हैं जहां पर साहिबा भी अपनी आर्ट को एग्जिबिट कर लेते हैं। ठीक अच्छे, यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद अंगद वो पेंटिंग भी खरीद लेते हैं जो साहिबा ने बनाई थी। वेरी गुड, इस पर भी हम कहेंगे ठीक अच्छे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जनाब आप जा रहे थे एग्जीबिशन पे, तो अकेले जाने में डर लग रहा था क्या? साथ में सीरत को क्यों लेके गए और कर दिया ना सब कुछ गड़बड़।
हमेशा कहानी में कंफ्यूजन होना जरूरी होता है, खास करके जब साहिबा, अंगद और सीरत की कहानी हो। देखिए, एक और कंफ्यूजन इनके बीच हो रहा है। पेंटिंग का एग्जीबिशन चल रहा है जहां पर साहिबा की पेंटिंग की इतनी तारीफ हुई कि उसकी पेंटिंग पूरे 50 लाख में खरीद ली गई है। और ये पेंटिंग खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि अंगद सिंह ब्रार है। अब अंगद को भी नहीं पता है कि जिस पेंटिंग पर उसका दिल आ गया है वो पेंटिंग साहिबा ने बनाई है, और साहिबा को भी नहीं पता था कि पेंटिंग किसने खरीदी है। उसे कुछ पता नहीं है यहाँ पर कि साहिबा की भी पेंटिंग है या उसकी पेंटिंग सिलेक्ट हुई है। बट हैविंग सेड दैट, सारी पेंटिंग्स में से उसे वही एक पेंटिंग पसंद आई जो साहिबा ने बनाई है, ये ना जानते हुए कि वो साहिबा की बनी हुई है, और उसी को वो पसंद करता है, उसी को वो खरीदना चाहता है। कुछ ही पलों में जब साहिबा ने अंगद को देखा तो वो देखती रह गई और पीछे से सीरत की भी एंट्री हो गई। सीरत ने वही वाला गाउन पहना है जो साहिबा का है, और अंगद ने वही ड्रेस पहनी है जो साहिबा चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो पेंटिंग है वो एग्जीबिशन के लिए सेलेक्ट हुई है। हमारा यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है और मैं देखती हूँ कि अंगद भी यहाँ आ गए हैं, और पता चलता है अंगद तो गेस्ट ऑफ ऑनर में आए हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो लेकिन वो ड्रेस्ड अप है हमारे प्रपोजल वाले डे के आउटफिट में। कट्टू में देखती हूँ सीरत दी आई है, सीरत दी ने पहना है मेरा गाउन। तो वहाँ पर साहिबा का हो गया है बिल्कुल कि ठीक है, जो मेरे लिए बनाया गया था, मुझे दिया गया था, वो सीरत दी पहन रही है। तो शी इज़ अपसेट कि शायद अंगद साहिबा में सीरत दी को ढूंढ रहा होगा, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में चल रही है उसके। अब अंगद तो ये कोट पहनना नहीं चाहता था, लेकिन इस सीरत के भड़काने पर उसने पहन लिया। अब देखिए अंगद, आपकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कान के कच्चे हैं आप। सीरत आपको इस साहिबा के खिलाफ भड़काती रहती है और आप ना उसकी बातों में आ जाते हैं। सीरत को पता था कि साहिबा है यहाँ पर, और उसके कुछ अपने मोटिव्स थे कि आके वो साहिबा को कुछ दिखाना चाहती थी, या शी वांटेड टू क्रिएट अ सीन और मे बी समथिंग। इस सीरत कुछ भी पट्टी आपको पढ़ाती है, आप मान जाते हैं। कभी तो इस साहिबा के हिसाब से सोचो, अगर साहिबा की जगह आप होते तो आप भी तो भरोसा नहीं करते ना साहिबा पर। फिर ये गलतफहमी की पट्टी अपनी आँखों से उतारो, वरना सीरत और रोमी दोनों ही फायदा उठाएंगे आप दोनों का। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है। इस सीरियल्स की बात करें तो कुछ नए सीरियल्स ने भी छलांग लगाई है, लेकिन टीआरपी वाइज ना इनके पॉइंट्स बहुत ही कम हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है प्यार का पहला नाम, राधा मोहन, परिणीति, बातें कुछ अनकही, 1.4 रेटिंग के साथ इन तीनों सीरियल ने नंबर 5 की पोजीशन बनाई है। अब नंबर 4 पर शिव शक्ति, तप, त्याग, तांडव, कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, तेरी मेरी डोरियां, पंड्या स्टोर, ये है चाहते, इन सभी शोज ने जगह बनाई है 1.6 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इमली और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने जगह बनाई है 1.7 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर बरकरार है इस सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की पोजीशन पर अनुपमा बरकरार है 2.4 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चार्ली चोपड़ा जल्द ही आने वाला है सोनी लिव पर। ये कंटेंट है, यानी एक सीरीज है जो आपके व्यूइंग के लिए जल्द ही अवेलेबल होगी। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह प्रियांशु और वामिका अपनी फोटो शूट करा रहे हैं। यही नहीं, इस मौके पर प्रियांशु ने तय कर लिया कि अब वो रिपोर्टर बनके भाई आपको आंखों देखा हाल जो है वो बताएंगे।
नमस्कार, मैं हूँ सीताराम बिष्ट। आपके ये ठीक है क्या? यहाँ पे ठीक है? ऊपर रखूँ थोड़ा? हैं बाल ठीक लग रहे हैं? आवाज़ का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना? अरे साइलेंस कर दो, थोड़ा सा साइलेंस हो जाओ, थोड़ा सब लोग साइलेंस हो जाओ। साइलेंस। हाँ तो फिर मैं उसी तरह बीच में आपको आज लेके आ रहा हूँ चार्ली चोपड़ा फ्रॉम सोलांग वैली से। चार्ली चोपड़ा, आज हम बात करेंगे चार्ली चोपड़ा से, जो बहुत बड़ी एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाली है। सोलांग वैली में मैंने सुना है वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया ना, सोलांग वैली में। वहाँ पे बर्फ में लोग फिसल के मर जाते हैं, काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, लेकिन इस बार मर्डर हुआ है वहाँ पे। तो चार्ली चोपड़ा से ही पूछते हैं कि हुआ क्या था असल में। चार्ली चोपड़ा, मैडम आप बताइए। नमस्कार, थोड़ा सा फ्रेम में ना ऐसे सीधा हो जाए, थोड़ा फ्रेम देखिए, ठीक है रमेश? ठीक है, ये ठीक है ना? ये चमक तो नहीं आ रहा इनका चश्मे में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? रिफ्लेक्शन की वजह से कोई इशू तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। नहीं आप पहन सकते हैं, आपको जैसे मन कर रहा है। आप चश्मा पहनना चाहती हैं आप? वैसे आंखें भी अच्छी हैं आपकी, बड़ी सुंदर आंखें वाली चार्ली चोपड़ा है हमारे पास। इन्हीं आंखों से ये मिस्ट्री सॉल्व करती हैं, मर्डर सॉल्व करती हैं। तो आपने क्या देखा, क्या हुआ क्या था सोलांग वैली में ऐसा कि आप मतलब चंडीगढ़ से यहाँ आ गई? देखिए, मेरा फियांसे है, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया है ये सोचे कि ये मर्डर है, पर वो मर्डर नहीं है। और मुझे पता है, मैं उसको बहुत देर से जानती हूँ, वो कभी भी मर्डर नहीं कर सकता है। और उसी को बचाने के लिए मैं सोलांग वैली आई हूँ। आई होप वो ये इंटरव्यू ना देखे, क्योंकि मैं इतनी खुश थी, बट मैं इतनी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। आप यहाँ पे फिर फोटोशूट में कराने के लिए आ रखी हैं? पब्लिसिटी भी तो चाहिए ना? ये बात तो सही है, अभी तो बात फैलेगी ना, नहीं तो ये तो दब जाती है। ये सब पुलिस वाले दबा देंगे बात को, और मेरे मंगेतर को और जिमी को उसको फंसा देंगे। ऐसे नहीं, जितनी ज्यादा बात फैलेगी उतना ही लोगों को पता चलेगा कि मेरा मंगेतर बेकसूर है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सोलांग वैली में सभी के सभी मर्डर है? मैं आपको लग रहा हूँ कि मेरे को देख लगता है आपकी मैं मर्डर हूँ? मैं आपको जानती नहीं, तो हो सकता है कि आप मर्डर हो। आपका नाम चार्ली चोपड़ा क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा नाम चार्ली चोपड़ा क्यों। आप डिटेक्टिव कैसे बनी? ये मैं नहीं बता सकती हूँ। तो आपको मर्डर सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है? मजा नहीं आता है, अपने मंगेतर को बचा रही हूँ। और अगर कैसा आप ये कैसे इनको रख? आज हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ चार्ली चोपड़ा कह रही हैं कि उनके मंगेतर जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि उनकी, अगर आप जिमी को देखेंगे तो लगते तो है नहीं वो इनोसेंट, वो प्राइम सस्पेक्ट थे। उनके पास पुलिस ने भाई आधा उनको पकड़ा गया था वहाँ पे, और वहीं से अभी यहाँ पे फोटोशूट करा रही है, और यहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे खड़े खड़े वो केस सॉल्व कर देंगी। गलत बात है। मैं यहाँ सीताराम बिष्ट फोटो स्टूडियो से बोल रहा हूँ आपके लिए, आपका रिपोर्टर सीताराम बिष्ट। देखते रहिए, और अभी के लिए एबीपी न्यूज। अरे ऐसे हम आपके प्रेस में कंप्लेंट करेंगे, हमारे प्रेस वाली जो एसोसिएशन है आपको हाथ नहीं पकड़ सकती, आप हमारा हाथ नहीं पकड़ सकती। वैसे ये केसर मोदक देखकर ना बिल्कुल हल्दी का रंग लग रहा है, और हल्दी का रंग कितना खूबसूरत होता है ना। और कथा में हल्दी की बात ही कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, आपको कथा की हल्दी दिखाते हैं। अब वियान की हल्दी तो हमने दिखा दी थी, और कथा की हल्दी ना दिखाई जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वियान की हल्दी देखने के बाद हम जानते हैं कि आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अरे होने वाले दुल्हन यानी कि कथा की हल्दी कब होगी। तो लीजिए, एक कथा की हंसती खेलती और खिलखिलाती हल्दी लेकर हम आए हैं आप सबके सामने। एक कथा को ज़रा देखिए, वो कितनी खुश है। एक वो खुशी थी जब आरव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, और एक आज की खुशी है। ये दोनों ही पल उसकी जिंदगी के लिए एकदम खास हैं। So it's a very pretty look, even I like it. And बस कथा की हल्दी हो रही है। गरिवाल ने अपनी बहू को बेटी बना लिया है।
और वो चाहते हैं कि इसी घर से कथा की विदाई हो। अब जैसा कि कथा के ससुर ने ये कहा था कि प्रॉपर्टी में आरव का भी बराबर का हाथ है, तो आज युवराज ने देखिए कथा को क्या सौंपा है आरव के हिस्से की प्रॉपर्टी। पापा की योजना एकदम सी भाई को विदा हो गई, लेकिन करेवाल अन्ना का सपोर्ट तेरे साथ हमेशा रहना चाहिए। अरे मेरा बस दैट फाइनल, डन डन डन। युवराज भाई, मेरा सपोर्ट आप लोग हैं, ये फैमिली। तो युवराज भाई ने मुझे पेपर्स दिए कि जो कैलाश जी हैं उन्होंने अपनी वसीयत में आरव का नाम भी डाल दिया है और आरव के आदि के हिस्से की प्रॉपर्टी आरव को जाएगी। जो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है ना, टेल हिम कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्यार बहुत है और ये फैमिली मेरे लिए बहुत है, बस मुझे ये प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए। अब कथा को तो इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो केवल परिवार का प्यार चाहिए। अब भी जो लड़की इतनी प्यारी हो उसकी सोच भी तो ऐसी प्यारी होगी, इसीलिए तो कथा को सब मानते हैं। युवराज उसे अपनी बहन मानता है। अब सोचिए जब इस भाई को पता चलेगा कि आरव जब बीमार था तो उसके इलाज के पैसे कथा ने कैसे लाए थे, उस वक्त क्या होगा। बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है कथा और वियान की शादी में, जो आप सबको भी हिला कर रख देगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टू ईट और नॉट टू ईट, वेल अगर आपने नहीं खाया तो अपमान हो जाएगा ना। गणेश जी का उनका प्रसाद है, आप कैसे मना कर सकते हैं। और अपमान तो हो गया है शिव का। नहीं, गणेश जी के पापा की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं सीरियल शिव शक्ति प्यार का पहला अध्याय में शिव का। जी हाँ, और वो भी शक्ति के घर में। लेकिन थैंकफुली खुद शिव ने ही पूरी सिचुएशन संभाल ली। रिमझिम की हल्दी में थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ है, जिसकी वजह से घर में नाच गाना शुरू हो गया है। अब शिव कभी रिमझिम के साथ डांस करता तो कभी इस शक्ति के करीब जाता। अब चाची जी ने इस शिव और शक्ति को इतना करीब देखा था तो उन्हें लगता है कि शिव ना इस शक्ति के पीछे पीछे घूम रहा है, वो उसके साथ बदमाशी कर रहा है। चाची जी की ये गलतफहमी तो भाई बहुत ही भारी पड़ गई। डांस के बीच में खुशी का माहौल था, हर कोई नाच रहा था। उसी वक्त चाची ने शिव को धक्का मारा और जरा टाइमिंग तो देखिए, उधर से शिव के परिवार की एंट्री हो गई। और देखो टाइमिंग देखिए, जब एकदम ही उनका पारा हाई हो जाता है चाची जी का, वो मुझे धक्का देती हैं और वहाँ आ जाते हैं मेरे पापा। अब शुरू होगा असली ड्रामा, पता चलेगा चाची जी को कैसे पंगे ले रही थी ना वो मुझसे, बेचारी। अब शिव अपने परिवार का लाडला है और उस लाडले को कोई यूं धक्का देकर बाहर निकाले, ये भला शिव का परिवार बर्दाश्त कैसे कर सकता है। इसीलिए तो इस सवाल उठे चाची जी से। अब चाची जी तो एकदम से घबरा गई, आखिर क्या जवाब दे। अब सीन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शिव भी चाची जी से यही सवाल पूछेगा। बताइए ना चाची जी, आप मुझे धक्का मारकर क्यों बाहर निकाल रही थी? लेकिन उसने ना ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछा, बल्कि मामला संभाल लिया। चाची जी मुझे घर से निकाल नहीं रही, वो तो मुझे भेज रही थी। वो क्या है ना, वो कब से मुझे कह रही थी बेटा कुछ खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले, लेकिन मैं खा ही नहीं रहा था। अब भाई ये मामला संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि चाची जी से इस शक्ति का हाथ जो मांगना है।
मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहेंगे करना जिसकी वजह से शक्ति को या उसके परिवार को कुछ भी सहना पड़े, बट संभाल लिया उन्होंने। लेकिन चाची जी की यहाँ तक बात आ गई थी। कोई नहीं शिव, आप पर हमें भरोसा है। जैसे आपने इस शक्ति का दिल जीता है, वैसे ही इस चाची जी का दिल भी जीत लीजिए। जहाँ पर रिमझिम की शादी हो रही है, वहीं पर अपनी भी करवा लीजिए। वो क्या है ना, काम कोई भी हो जल्दी होना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, विशाल भारद्वाज की डायरेक्टोरियल वेंचर्स तो हम बड़े पर्दे पर देख ही चुके हैं, क्या कमाल के डायरेक्टर हैं। और लीजिए, अब तो वो OTT पर डेब्यू करने के लिए हैं तैयार विद चार्ली चोपड़ा। ऐसे में उनसे एक खास मुलाकात तो बनती है ना। विशाल भारद्वाज एक ऐसा नाम जो किसी प्रोजेक्ट से अगर जुड़ जाए तो लोगों की आस बन जाती है कि इस फिल्म में या सीरीज में एंटरटेनमेंट जरूर होगा। बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखाने के बाद अब पहली बार विशाल भारद्वाज अपना डेब्यू कर रहे हैं OTT पर, वो भी सोनी लिव की सीरीज चार्ली चोपड़ा से, जो 27 सितंबर से स्ट्रीम होगी। विशाल भारद्वाज की काबिलियत पर कोई जर्रा बराबर भी शक नहीं कर सकता। अब ऐसे में उन्होंने सीरीज चार्ली चोपड़ा को खुद डायरेक्ट किया है और उसके स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर की भूमिका भी खुद ही निभाई है। आई थिंक चार्ली चोपड़ा में मुझसे भी बड़ा एक नाम जो जुड़ा हुआ है वो अगाथा क्रिस्टी का है। और अगाथा क्रिस्टी दुनिया की मतलब आई थिंक शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा जो बिकी हैं, जिनकी किताबें और पढ़ी गई हैं, वो अगाथा क्रिस्टी हैं। और बचपन से लेके हम लोग तो पले बढ़े उनके नॉवेल्स पे, कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे और अगाथा क्रिस्टी की मर्डर मिस्ट्री दोपहर में खाना खाने के बाद सब घर में सो जाते थे और हम लोग वो पढ़ते थे। तो अगाथा क्रिस्टी हैज़ बीन ए ग्रेट राइटर। और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि मैं अगाथा क्रिस्टी के काम पे मैं एक ऐसी वेब सीरीज़ बनाऊंगा और जिसमें लिखा होगा कि बेस्ड ऑन अ बुक बाय अगाथा क्रिस्टी। विशाल भारद्वाज एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं जिनकी सोच अपने काम को लेकर हमेशा क्लियर रही है। सीरीज की शूटिंग की बात करें तो इसे दिल्ली में भी शूट किया गया है और विशाल भारद्वाज का दिल्ली कनेक्शन बड़ा पुराना है। और जब वो दिल्ली आते हैं तो उनके भी जहन में बहुत सी यादगार तस्वीरें अक्स बनकर उनके सामने से गुजर जाती है। तभी तो विशाल भारद्वाज की जिंदगी गुलजार है। दिल्ली में बहुत सीताराम के साथ तो सीताराम बाजार याद आता है सबसे पहले, पहाड़गंज का। और वहाँ पे पनीर के छोले भटूरे मिलते हैं, पनीर के भटूरे स्पेशल मिलते हैं वहाँ पे सीताराम बाजार में। दिल्ली में सबसे पहले तो हिंदू कॉलेज याद आता है, क्योंकि मैं हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ और बहुत मेरे दोस्त हैं यहाँ पे। और गोल मार्केट याद आता है, पचकुइयाँ रोड याद आती है, मैं जहाँ रहता था पहले पचकुइयाँ रोड पे रहा, फिर गोल मार्केट में रहा। तो बहुत सारी यादें आती हैं यहाँ पे एक साथ, एक नहीं बहुत सारी यादें। हाँ बिल्कुल, बंगाली स्वीट शॉप है कमल सिनेमा के पास लगी हुई, जहाँ पे मैं पहली बार गुलजार साहब से मिला था। विशाल भारद्वाज एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं। वो हमेशा चलते फिरते उठते बैठते कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं और जो नएपन से जुड़ा रहता है उसके पास आइडियाज भी चलते फिरते ही कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। बस जरूरी ये होता है वो अपनी सोच का मंथन करते रहें। वो भी ऐसे चलते चलते आते हैं। एक्चुअली क्रिएटिविटी का जब आप बहुत इजी हो जाते हैं ना जिंदगी में, तभी वो आपकी क्रिएटिविटी फ्लरिश करनी शुरू करती है। जैसे मेरे और गुलजार साहब के बहुत सारे गाने सफ़र में बने हैं। हम लोग एयरक्राफ्ट में, एयरपोर्ट पे, बेल्ट पे सामान का वेट करते हुए, फिर कभी बैग नहीं आया ही नहीं है, हम लोग वेट किए जा रहे हैं, या हम लोग एस्केलेटर पे उतर रहे हैं। हमारे गाने ऐसे बने, बहुत गाने ऐसे बने। तो क्रिएटिविटी का एक्चुअली तो वही होता है। जब मैं लैंडोर में कभी बहुत जाता रहता हूँ, मसूरी में, तो वहाँ पे एक 4 दुकान का वॉक है, बड़ा खूबसूरत पहाड़ी के चारों तरफ। तो मेरे अब मोस्टली गाने मेरे वहाँ पे बनते हैं कि जब मैं वॉक कर रहा हूँ तभी। तो मुझे लगता है कि वो जब आप इजी हो जाते हो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने क्राफ्ट के साथ, आप एक आपका रिश्ता बहुत गहरा बनता जाता है। जब वो तब आप ऐसे चलते फिरते, सोते उठते, जागते, नहाते धोते आप गाना बनाते हैं। फुर्सत के लम्हों में जब वक्त मिलता है तो चार्ली चोपड़ा और खुफिया जैसे प्रोजेक्ट पटाखा बनकर शोर करते हैं। अब इंतजार रहेगा 27 सितंबर का,
जब ये सीरीज सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी, हमें उम्मीद है कि विशाल भारद्वाज अपने दर्शकों को निराश नहीं करेंगे। दिल्ली से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।